हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्यूडलिज्म और 3 वर्ग। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, और हिंदी में बोले तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं में हम लोग फ्यूडलिज्म से हटकर अब हम पुनर्जागरण की बात करेंगे। पुनर्जागरण ने कैसे समाज को चेंज कर दिया, पूरा यूरोप इस आग में कैसे झुलस गया, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मध्यकाल में यूरोप। तो मध्यकाल ना बहुत बड़ा रहा है, ठीक है, बट बेसिकली हम इसके अंदर 1400 से 1700 के बीच की बात करेंगे और अंधकार का युग भी इसी में देखेंगे। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म उस समाज का एक अभिन्न अंग था और इस अभिन्न अंग को हटाने के लिए उतनी ही मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी और करनी भी पड़ी, और फाइनली फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ। अब फ्यूडलिज्म ख़त्म होने के बाद जो चर्च पावर में था अब वो और ज़्यादा पावर में आ चुका था, क्योंकि अब उन्हें कोई रोकने वाला उनकी पावर को नहीं था। इनफैक्ट अब राजा भी जो भी करता था उनसे पूछ के करता था। आम जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि अब लोग अंधविश्वासों में भी बिलीव करने लगे थे। कहते हैं किसी भी समाज को जानने के कुछ तरीके होते हैं, कहाँ से सीखते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि हमने इस समाज के बारे में कहाँ से जाना। तो सोर्सेज टू नो यूरोपियन हिस्ट्री। और अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट आर्चिव्स। देखिए आर्चिव्स मतलब होता है अभिलेख, और अभिलेख किसी भी इतिहास को जानने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चाहे वो भारतीय इतिहास हो चाहे यूरोपियन इतिहास हो। तो यूरोप के अंदर और अमेरिका के म्यूजियम्स में कई आर्चिव्स उस समाज के रखे हुए हैं जिससे हमें जानने को मिलता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रिंटेड बुक्स हो गई, स्टैचूज हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है जो चर्च प्रोवाइड किया करते थे या फिर सरकारी दफ्तर में होंगे उस तरह के डॉक्यूमेंट। बाकी प्रिंटेड बुक्स में बाइबल्स हो गई और भी चीज़ें हो गई। इसके अलावा स्टैचूज भी बने हुए थे उस समय में, चाहे हम देखते हैं कैथेड्रल चर्च में, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स। कैथेड्रल चर्च का हम बार बार नाम लेंगे और वो एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी उस समाज को जानने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण। देखिए पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी को दोबारा जगाना। अभी किन लोगों की बात कर रहे हैं? देखिए उस समाज में मैंने कहा कि चर्च अंधविश्वास इतना फैला रहा था कि लोग सो गए थे उस अंधविश्वास में, तो उन्हीं को दोबारा जगाना था कि नहीं, आप चर्च के अंधविश्वासों में बिलीव मत करिए, आप खुद के टैलेंट पे ध्यान दीजिए। कि रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है, ये सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंत के बाद इटली ही एक ऐसा नगर था जहाँ पे विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी, व्यापार, स्कूल सब देखने को मिलता है। और इसी बीच में 1455 में प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वेंट हो गई है, जिसके कारण अब जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे थे वो भी पढ़ते हैं और चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और यही चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाना रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण कहलाया जाता है। और पुनर्जागरण के अंदर ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड किया। जो आम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, उन लोगों के मन में भी अब क्या हुआ, पढ़ाई को लेकर एक इच्छा जागृत हुई, और इसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। देखिए अब हम रीजंस जानेंगे रेनेसेंस के, यानी पुनर्जागरण के क्या कारण थे यूरोप में। अब हम उसके रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहला रीज़न देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्योंकि मैंने कहा था अंधविश्वास चर्चों द्वारा इतना ज़्यादा फैल चुका था कि लोगों को अब उसमें सुधार दिखता था और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि देखो विश्वविद्यालय में जाके लोग पढ़ने लगे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब आप सिर्फ गलत ही नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको हर तरीके की चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। और इसी से एक नया धर्म निकल के आया जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वही लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यानी रूढ़िवादी विचारधाराओं के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध। देखिए धर्म युद्ध बेसिकली जो था मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के बीच में यरूशलेम को लेकर हुआ था कि यरूशलेम किसकी जगह है, और इसमें कई साल निकल गए और फिर भी इसका कंफर्म रिजल्ट नहीं निकल पाया। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में तो इतना सारा इसके अंदर हमें खून खराबा देखने को मिलता है इस समय में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि ये होली लैंड को लेकर लड़ाई थी। देखिए इन्वेंशन किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो उस समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था इन्वेंशन, और इन्वेंशन ने ही वहाँ पे परिवर्तन ला भी दिया। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस,
देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आने से अब ये पॉसिबल हो गया था कि जो लोग सिर्फ बाइबल के नाम पर लूट रहे थे अब बाइबल पढ़ते भी थे, यानी कि बाकी लोग भी बाइबल पढ़ सकते थे कि भैया अब बताओ इस बाइबल में कहाँ लिखा हुआ जो आप बोल रहे हैं, ये भी हो सकता था। दूसरा, कंपास के आने से ये हो गया कि अब लोग दूसरे देश भी जा सकते हैं, क्योंकि अब दिशा पता चल गई है, अब नेविगेशन से वो कहीं भी जा सकते हैं, है ना, आप भटकते नहीं हैं समुद्र में वो कहीं पे भी। और उसके अलावा जो तीसरा है वो माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस उस समाज में ला दिया। इसके अलावा दूरबीन, गैलीलियो ने, कोपरनिकस, ये क्रांति, फिर हम केपलर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान काफ़ी बड़े बड़े दार्शनिक और विद्वानों ने भी यहाँ पे इन्वेंशन में अपना योगदान दिया। अभी हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने चित्रकारी में कितना बड़ा नाम कमाया। ये सारे इन्वेंशन थे पुनर्जागरण के कारणों में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आने से ना अब हर व्यक्ति किताब को पढ़ सकता था और समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकता था। और ये सब पॉसिबल हुआ गुटेनबर्ग के द्वारा, ठीक है, जो कि जर्मन मूल के थे। जर्मनी में उन्होंने ये प्रिंटिंग मशीन बनाई थी और इससे बाइबल हर घर तक पहुंची उसी समय में। अब बाइबल से लोग पढ़ सकते थे और उसमें कमियां और खूबियां ढूंढ सकते थे। इसके अलावा हर घर के अंदर किताबों को पहुंचाने का पूरा श्रेय जो है, क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं तक रहेगी, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भैया ये ऐसा क्यों है, और उसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।